Welcome, my dear friends. Now, in this session, we are going to start a very important topic which is very useful for designing of any duct air conditioning or any central air conditioning or any split AC or any for window AC. विंडो एसी में या फिर स्प्लिट एसी की डिजाइनिंग में या फिर सेंट्रल एसी की डिजाइनिंग में या डक्ट एसी की डिजाइनिंग जब भी हम करते हैं तो ये बाई पास फैक्टर का कंसेप्ट हमेशा यूज में आता है। अब वो कैसे आता है उसके बारे में इस लेक्चर में हम कंसीडर करेंगे। सो बाईपास फैक्टर इज नथिंग बट योर अनकॉन्टैक्टिंग फैक्टर कि कितना अनकॉन्टैक्ट हो चुका है आपका रेफ्रिजरेंट या आपका वर्किंग फ्लूइड। सपोज दैट इन एयर कंडीशनिंग योर वर्किंग फ्लूइड इज एयर। अगर एयर कंडीशनिंग की बात करें तो एयर कंडीशनिंग में तीन ही टाइप के एयर कंडीशनिंग आप जनरली इंस्टॉल करते हैं। अगर बहुत बड़ा हॉल हो तो आप क्या करते हो, सेंट्रल एसी का यूज करते हैं। अगर बहुत बड़ा हॉल है, सपोज दैट मैरिज हॉल है या फिर होटल है, तो वहां पे सेंट्रल, या फिर कोई ऑफिस है या फिर कोई एक हॉस्पिटल है, तो वहां पे आप सेंट्रल एसी का यूज करते हैं। एंड अगर आपके पास ज्यादा मनी है तो आप विंडो एसी का यूज करते हैं स्मॉल स्पेस के लिए, सॉरी स्प्लिट एसी का यूज करते हैं स्मॉल स्पेस के लिए, ठीक है ना। स्प्लिट एसी का यूज करते हैं, स्प्लिट एसी का यूज करते हैं फॉर स्मॉल स्पेस। एंड अगर आपके पास बजट काफी लिमिटेड है सो देन यू हैव टू गो फॉर विंडो एसी, तो आप विंडो एसी के लिए जाते हैं। बट इन तीनों के तीनों एसी में अगर एक चीज आप नोट करो तो यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड क्या होता है आपका, एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर्म योर वर्किंग फ्लूइड इज आइदर एयर, और इस एयर को ही एटमॉस्फेरिक एयर का नाम देते हो या फिर मॉइस्ट एयर आप इसे बोलते हो, ठीक है ना। मॉइस्ट एयर आप इसे बोलते हो या फिर कोई एक रेफ्रिजरेंट का आप यूज करते हो। ये इतना आप काम करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्किंग फ्लूइड आपका आइदर रेफ्रिजरेंट और योर एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्ट एयर, ये चीज होता है। तो माय डियर फ्रेंड, जब आपके कॉइल से सपोज दैट इस कॉइल में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हैपेंड हो रहा है, दिस इज योर इवापोरेटर ऑफ योर वीसी साइकिल, एंड इन दिस कॉइल योर रेफ्रिजरेंट गोना बी मूव इन वेरी इफेक्टिव मैनर। तो यहां से जब आपका एटमॉस्फेरिक एयर या फिर मॉइस्ट एयर या फिर एयर यहां से जब आपका फ्लो होगा और जब एग्जिट होगा, यहाँ पे ये एग्जिट होगा, ये है इनलेट पॉइंट एंड दिस इज योर एग्जिट पॉइंट। तो यहां से जब एग्जिट होगा, सपोज दैट व्हाट की यू हैव टू ऑपरेट विद एयर ऑफ 1 kg, तो यहाँ भी ऑफ कोर्स आपका 1 kg एयर एग्जिट होगा, इज इट राइट ना। एंड सपोज दैट इस कॉइल्स में अगर आपका एयर कितना कांटेक्ट कर रहा है, इस कॉइल में आपका एयर सपोज दैट ये x kg एयर आपका कांटेक्ट हो जा रहा है पूरे पूरे इस कॉइल में, मतलब 1 माइनस x जो kg जो रेस्ट ऑफ एयर बचा वो आपका कांटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अनकॉन्टैक्टिंग फैक्टर, अनकॉन्टैक्टिंग एयर कितना बचा आपका 1 माइनस एक्स बचा, उसी को बोला जाता है बाईपास फैक्टर। एंड इस 1 माइनस एक्स केजी ऑफ एयर के कारण जो अनकॉन्टैक्टिंग आपकी वैल्यू पिक्चर में आई, इसी कारण आपका जो एयर है क्या होगा, लेस कूल होगा। सपोज दैट यहाँ पे ये T1 है, एयर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक एयर है। यहाँ पे आप 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप अपनी कूलिंग इफेक्ट को मेंटेन करना चाहते हो, दिस इज योर डिजायर्ड इफेक्ट कि आप इतना चाहते हो। बट ड्यू टू दिस अनकॉन्टैक्टिंग वेरिएबल 1 माइनस एक्स केजी ऑफ एयर, यहाँ पे क्योंकि ये प्रॉपरली आपका एयर इस कॉइल से कांटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, ये 1 का 1 केजी आपका एयर इस कॉइल से कांटेक्ट नहीं हुआ, सम स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स केजी आपका एयर इस कॉइल से कांटेक्ट हुआ, दैट मींस व्हाट कि 1 माइनस एक्स केजी ऑफ एयर इज नॉट contacting with this coil, and due to this effect you have to maintain your temperature approx 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आपका टेम्परेचर मिला, 16 डिग्री क्यों नहीं मिला, बिकॉज ये 1 का 1 केजी एयर इस कॉइल से कांटेक्ट में नहीं आया, ठीक है। तो इस बाई पास फैक्टर को आप क्या बोलोगे, अनकॉन्टैक्टिंग, अनकॉन्टैक्टिंग आप क्या बोलोगे, अनकॉन्टैक्टिंग फैक्टर आप बोलोगे, ठीक है। इस बाई पास फैक्टर को ही आप बोलोगे अनकॉन्टैक्टिंग फैक्टर, ठीक है।
तो ये बाई पास फैक्टर आपका क्या है, ऑन अनकॉन्टैक्टिंग फैक्टर है कि कितना आपका एयर ऑन अनकॉन्टैक्ट हुआ और उस अनकॉन्टैक्ट के कारण क्या इफेक्ट आपके इधर आउटलेट कंडीशन पे पड़ी। ठीक है, तो चलिए एक बार बाई पास फैक्टर को एक बार ठीक से हम एनालिसिस करते हैं। सो यू हैव टू राइट योर बाई पास फैक्टर और अनकॉन्टैक्टिंग फैक्टर आप इसे बोलोगे, और इसे आप स्मॉल फॉर्म में आप बीपीएफ भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स बाईपास फैक्टर भी आप इसमें बोल सकते हैं। स्मॉल फॉर्म में आप इसे बीपीएफ या फिर बाईपास फैक्टर भी आप इसे इजिली बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर आप साइकोमेट्रिक चार्ट पे अगर इस बाईपास फैक्टर को शो करना चाहो तो आप किस तरीके से करोगे, दिस इज योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन एंड दिस इज योर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, and after the plotting of your this saturation curve, this is your relative humidity line of 100%, and this is your what, this is your specific humidity line, and this is your dry bulb temperature which is denoted by small t in degree centigrade। आप इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बाई पास फैक्टर को अगर अप्लाई करना है, सपोज दैट यू हैव टू टेक एग्जांपल ऑफ सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग का अगर आप एग्जांपल लेते हैं, suppose that if you have to take the example of sensible heating, suppose that this is your point number 1 and this is the temperature of your what, heating coil, this is your temperature of heating coil, that means you have to denote your heating coil is as S। मतलब आपका इस तरीके से सिस्टम है, ये है आपका हीटिंग कॉइल। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे आप हीट कर रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे आप हीट कर रहे हो, ये है आपकी पाइप, यहाँ से एयर आपकी एटमॉस्फेरिक एयर इनलेट हो रही है, उसकी टेम्परेचर कितनी है, T1 है, दिस इज योर T1 टेम्परेचर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है, ω1 है। जब ये एग्जिट हो रहा है एयर इस कॉइल के कांटेक्ट के बाद, तो इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी हो जा रही है, ω2 हो जा रही है। दैट मीन्स दिस इज योर सेकंड पॉइंट, ω2, एंड फॉर दैट हियर ω1 इज नथिंग बट जस्ट इक्वल टू ω2। दैट मीन्स ये ह्यूमिडिटी जो है आपकी कांस्टेंट रहेगी, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होने के कारण यहाँ पे ना ही आपका ह्यूमिडिफिकेशन होगा ना ही ह्यूमिडिफिकेशन होगा, एंड बाय दिस वे you have to maintain the higher temperature at exit point। that means in this case you have to take a relation between temperature that T2 is greater than T1। ये इस तरीके से आपका आया, and this is your coil heating effect। that means this coil temperature is nothing but is denoted by Ts। this is your coil temperature, this is your coil temperature is denoted by Ts, and here heating is occur। यहाँ पे हीटिंग हो रही है, that means for this system क्या हो रहा है, केवल यहाँ पे हीटिंग ऑफ एयर हो रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन नहीं हो रहा है। सपोज दैट, एंड अगेन एट नेक्स्ट स्टेप अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि सपोज दैट आपने 1 kg एयर लेके ऑपरेट करना शुरू किया, 1 kg एयर लेके आपने ऑपरेट करना शुरू किया, तो ऑफ कोर्स एग्जिट पॉइंट पे भी 1 kg एयर ही बाहर निकलेगा। अब इसमें ये देखना है कि कितना 1 kg में से कितना एयर कांटेक्ट में जा रहा है। सपोज दैट x kg एयर कांटेक्ट में इस कॉइल के जा रहा है एंड 1 - x kg एयर आपके कांटेक्ट में नहीं जा रहा है। ठीक है ना, 1 - x kg ऑफ एयर आपका कांटेक्ट में नहीं जा रहा है। तो ड्यू टू दिस अनकॉन्टैक्ट रिलेशन, ड्यू टू दिस अनकॉन्टैक्ट रिलेशन you have never maintain your this T2 temperature is just equal to Ts। आप इस T2 टेम्परेचर को एग्जैक्टली Ts दैट मीन्स इस कॉइल के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट आप कभी भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आप कब मेंटेन कर सकते हैं, जब ये 1 का 1 kg, जब 1 का 1 kg एयर, अगर टोटल 1 kg एयर अगर इस कॉइल के कांटेक्ट में आता है, तभी इस केस में आप T2 इज जस्ट इक्वल टू Ts आप मेंटेन कर सकते हैं। मतलब इस एग्जिट पॉइंट का टेम्परेचर एग्जैक्टली इस कॉइल के टेम्परेचर के इक्वल आप मेंटेन कर सकते हैं। बट ऐसा कभी माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कभी होता ही नहीं। कभी भी 100% आपका एयर कॉइल के कांटेक्ट में आ ही नहीं सकता। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू एयर स्पीड, ड्यू टू एयर स्पीड, एयर की स्पीड में होने के कारण इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है कांटेक्टिंग की वो उतनी नहीं रहती। कुछ एयर इधर वैकेंट प्लेस से पास हो जाते हैं, कुछ एयर इसके कांटेक्ट में आते हैं, कुछ एयर काफी स्पीड से पास हो जाते हैं, तो उतना इफेक्टिवनेस, उतनी हीटनेस
को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें उतना टाइम नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये बाईपास फैक्टर इज नथिंग बट, अगर बाईपास फैक्टर को अगर आप लिखना चाहोगे तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज दैट अगर टेम्परेचर स्केल पे मैं इन सारे के सारे टेम्परेचर को मेंशन करना चाहूँ तो दिस इज योर T1, दिस इज योर T2 एंड दिस इज योर TS। इस तरीके से मैं मेंशन कर सकता हूँ। इज इट राइट और रॉन्ग? एंड इफ वी आई वांट टू राइट द बाईपास फैक्टर फॉर्मूला, दैट मीन्स आई want to write that Ts minus T2 upon this whole temperature difference Ts minus T1, कि इतना हीटिंग नहीं हुई तो जो जितनी हीटिंग नहीं हुई उसको ऊपर लिखोगे और टोटल हीटिंग डिफरेंस को आप नीचे लिखोगे। और यही आपका क्या होता है, बाईपास फैक्टर को बताता है, वेयर T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन Ts एंड फॉर दिस केस T2 इज जस्ट इक्वल टू Ts। कब होगा? जब आप 100% बाईपास फैक्टर को मेंटेन करोगे, मतलब 1 kg ऑफ एयर जब 100% आपके कॉइल से कांटेक्ट करेगा, 100% आपके कॉइल से कांटेक्ट करेगा, तभी इस तरीके का सिचुएशन जनरेट होगा, पिक्चर में आएगा। इज इट राइट? तो चलिए, तो ये है आपका क्या, बाईपास फैक्टर। ओके, दिस इज योर बाईपास फैक्टर। अब बाईपास फैक्टर का इफिशियंसी से क्या रिलेशन होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि ये जो बाईपास फैक्टर है, बाईपास फैक्टर इज इरिवर्सिबली प्रोपोर्शनल टू योर इफिशियंसी। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आप बाईपास फैक्टर बीपीएफ, अगर आप बीपीएफ को फॉर द बीपीएफ फॉर कॉइल अगर आप नोट करना चाह रहे हो तो आप क्या लिखोगे, Ts माइनस T2 डिवाइडेड बाई Ts माइनस T1 आप लिखोगे, जो मैंने ये जस्ट ऊपर लिखा है, ठीक है। और अगर आपको इफिशियंसी फॉर द कॉइल अगर आपको लिखना हो तब आप इस केस में क्या लिखोगे, इस केस में आप क्या लिखोगे, T2 माइनस T1 लिखोगे कि कितनी हीटिंग हुई। यहाँ पे पॉजिटिव वे में, इफिशियंसी में पॉजिटिव वे में चलना होता है, बाईपास फैक्टर में निगेटिव वे में चल रहा होता है। बाईपास फैक्टर का मतलब कितनी हीटिंग नहीं हुई उसको ऊपर लिखिए, टोटल हीट को नीचे लिखिए। एंड इफिशियंसी में आपको क्या करना है कि कितनी हीटिंग हुई, दैट मीन T2 माइनस T1 हीटिंग हुई, और टोटल कितना आपके पास था, टोटल आपके पास था Ts माइनस T1, ये इतना आपके पास था। दैट मीन्स बाईपास फैक्टर और इफिशियंसी का जो आपस में रिलेशन होता है वो इरिवर्सिबल होता है। दैट मीन्स अगर इफिशियंसी ऑफ द कॉइल एंड बाईपास फैक्टर फॉर द कॉइल के बारे में अगर रिलेशन आपको लिखना है तो यू हैव टू प्रेफर दिस रिलेशन, दैट मीन्स इफिशियंसी ऑफ द कॉइल प्लस bypass factor of the coil is just equal to 1. That means you have to write your bypass factor is just equal to 1 minus efficiency for the coil. आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितना हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा इस कॉइल से एयर में उतना ही इफिशियंसी, ऑफ कोर्स उतनी ही इफिशियंसी आपकी ज्यादा होगी, बट आपकी बाईपास फैक्टर उतना ही क्या होगा, बाईपास फैक्टर उतना ही आपका कम होगा। इज इट ऑल राइट और नॉट? ओके ना। तो ये इस तरीके से रिलेशन को हम मेंशन करते हैं। अब ये बाईपास फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, ये बाईपास फैक्टर स्पेशली डिपेंड ऑन, जैसा कि मैंने एयर स्पीड के बारे में बताया, तो ये एयर की वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है। एयर की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, एयर की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कम हीट ट्रांसफर होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? उतनी ही कम हीट ट्रांसफर होगा, उतनी ही कम इफिशियंसी होगी, और बाईपास फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स और नॉट, कि जितना एयर का स्पीड ज्यादा होगा तो उतना ही कम कांटेक्ट में आएगा ना, और जितना कम कांटेक्ट में आएगा उतनी ही कम हीट ट्रांसफर होगी और उतनी ही इफिशियंसी कम होगी, और इफिशियंसी का उल्टा बाईपास फैक्टर होता है, तो बाईपास फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो T2 टेम्परेचर है उतना ही ज्यादा कम होगा, जो आउटलेट पे टेम्परेचर है वो उतना ही ज्यादा कम होगा। बिल्कुल हलवा है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से लॉजिकली हमें चीजों को समझना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि ज्ञान वही है जो मुक्त करे। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज ऐसी तरीके से नहीं पढ़नी है कि हमें उसको याद करना पड़े, नहीं, हमें याद जिस चीज को रखना पड़ता है, इसका मतलब ये कि वो चीज हमारी नहीं है। इज इट राइट और रॉन्ग? जो चीज नेचुरली हमारे भीतर है, ब्रेन में है, हर जगह है, वही हमारा है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि इस तरीके से लॉजिकली आप समझो कि हमें चीजों को याद ना करना पड़े, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकली समझो कि ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है। चलो, अब नाउ हियर वी वांट टू इंक्रीज आवर इफेक्टिवनेस, और
here we want to increase our efficiency or here we want to increase our heat transfer. हम ये चाहते हैं कि हमारा हीट ट्रांसफर क्या हो, इंक्रीज हो जाए। तो हमारा हीट ट्रांसफर किस तरीके से इंक्रीज हो सकता है, उसके लिए कुछ हम इंजीनियरिंग लगाते हैं, बेसिक्स अपने हीट ट्रांसफर को यूज करते हैं। तो बाय इंस्टॉलमेंट ऑफ, यहाँ पे एक एप्लीकेशन देखते हैं कि यूज ऑफ फिन, आप फिन्स का यूज करिए, ठीक है। बाय द इंस्टॉलिंग ऑफ फिन्स, अगर आप फिन्स का यूज करते हैं दैट मीन्स यू हैव टू प्रपोज्ड और इंड्यूस्ड, यू हैव टू इंड्यूस्ड व्हाट, फिन्स। अगर आप फिन्स लगाते हैं तो इससे क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और बाईपास फैक्टर आपका डिक्रीज हो जाएगा। हमेशा बाईपास फैक्टर को हमें इस तरीके से अपने एप्लीकेशन को डिजाइन करना है कि हमेशा हमारा बाईपास फैक्टर क्या है, बहुत कम आए, तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगी। दैट मीन्स कूलिंग इफेक्ट तभी हमारा ज्यादा होगा या फिर हीटिंग इफेक्ट तभी हमारा ज्यादा होगा। दैट मीन्स डिजायर्ड इफेक्ट हमें तभी अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो हमेशा हमें बाईपास फैक्टर को कम रखना पड़ता है, ठीक है। सो अगर हमने फिन्स को इंस्टॉल किया, और फिन्स में कैसे फिन्स को इंस्टॉल किया, लॉन्ग फिन्स को इंस्टॉल किया एंड लेस क्रॉस सेक्शन वाले फिन्स को हमने अगर इंस्टॉल किया, जिसका लेस क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उस तरीके से फिन्स को अगर हमने इंस्टॉल किया, दैट मीन्स व्हाट कि जिसका पेरिफेरी क्या हो, ज्यादा हो। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब इस चीज को आप क्या करो, थोड़ा सा दूर दूर लगाओ। दैट मीन्स फिन को आप इंस्टॉल करो थोड़ा सा एट लॉन्ग प्लेस, मतलब थोड़ी सी दूर दूर पे इंस्टॉल करोगे तो ज्यादा स्पेस मिलेगा कन्वेक्शन के लिए। इसका मतलब क्या, फिन्स के ही कंटिन्यूएशन में हम देख रहे हैं, इसके ही कंटिन्यूएशन में अभी हम यहाँ देख रहे हैं। दैट इज हियर यू हैव टू मेंटेन योर पी बाई पेरिफेरी बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया रेशियो, यू हैव टू मेंटेन इज वेरी हाई फॉर द फिन्स। अगर इस तरीके से मेंटेन करते हो, बिकॉज आपकी जो फिन इफेक्टिवनेस होती है वो क्या होती है, के अपॉन कन्वेक्शन कांस्टेंट एंड पी अपॉन एसी, ये तरीके से होती है। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी दैट मीन्स इफेक्टिवनेस ऑफ फिन भी आपका ज्यादा होगा, ठीक है। इज इट राइट और रॉन्ग? सो अगर वेलोसिटी ज्यादा है, अगर आपके एयर की वेलोसिटी ज्यादा है दैट मीन्स कन्वेक्शन भी ज्यादा होगा, एंड P बाई AC अगर आपका ज्यादा है दैट मीन्स इफेक्टिवनेस भी ज्यादा होगा, दैट मीन्स हीट ट्रांसफर भी ज्यादा होगा, दैट मीन्स इफिशियंसी भी ज्यादा होगी, और जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है बाईपास फैक्टर वो हमारा हो जाएगा कम। तो इस तरीके से हम मेंटेन करते हैं अपने सिस्टम को, थोड़ी सी इंजीनियरिंग हम लगा के, ठीक है। अब अगर सेकंड फॉर्मेट पे चलते हैं कि यूज नंबर ऑफ कॉइल, या तो नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा यूज कर दो। सपोज दैट यहाँ पे एक कॉइल था, अब एक और कॉइल लगा दो, यहाँ एक और कॉइल लगा दो। तो ज्यादा कॉइल लगाओगे तो ज्यादा मास ऑफ एयर कांटेक्ट में आएगा, ज्यादा कांटेक्ट में आएगा तो ज्यादा हीटिंग या कूलिंग डेवलप होगी, और ज्यादा हीटिंग या कूलिंग डेवलप होगी तो हमें डिजायर्ड इफेक्ट ज्यादा मिलेगा। डिजायर्ड इफेक्ट ज्यादा मिलने का मतलब क्या, कि हमें सीओपी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। दैट मीन्स एफिशिएंसी भी हमें ज्यादा मिलेगी, बाईपास फैक्टर कम हो जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कम रिड्यूस होगी, कम इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कॉइल का भी यूज करना चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा कॉइल का यूज करते हैं, फॉर द एग्जांपल अगर ज्यादा से ज्यादा कॉइल का यूज करते हैं तो बाईपास फैक्टर आपका ऑफ कोर्स कम हो जाता है। तो अगर सपोज दैट अगर 3 कॉइल या फिर मल्टीपल कॉइल्स लगे हैं तो इसको इक्विवेलेंट में हम क्या लिख सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट में एक सिंगल कॉइल लिख के हम XC लिख सकते हैं। यहाँ पे सपोज दैट X1, यहाँ पे X2, यहाँ पे X3 इतना एयर आपके कांटेक्ट में आ रहा है। दैट मींस यू हैव टू राइट दैट 1 माइनस X2 माइनस X3 आप लिख सकते हैं। तो आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XC आप लिख सकते हैं, इतना इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं। देन द बाईपास फैक्टर ऑफ इक्विवेलेंट कॉइल इज व्हाट, इक्विवेलेंट कॉइल के लिए बाईपास फैक्टर फॉर XC, इक्विवेलेंट कॉइल के लिए आप क्या लिख सकते हैं, दिस XC इज नथिंग बट योर x टू द पावर n। आप इस तरीके से लिख सकते हैं वेयर n इज इक्वल टू 3 कॉइल, दैट मींस x इज इक्वल टू 0.8। आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। दैट मींस यू हैव टू मेंशन योर XC इज जस्ट इक्वल टू 0.8 रेज टू द पावर 3, दैट मींस 0.512। आप इस तरीके से ये स्टैंडर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे केवल ध्यान देने वाली ये बात है
कि आपको एक्सी से मेंशन करना है अगर नंबर ऑफ कॉइल का इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स नोट में यू हैव टू राइट, अगर नोट में आप लिखना चाहो तो नोट में आप क्या लिख सकते हो इस चीज के लिए, नोट में आप एक चीज जरूर लिख सकते हैं यहाँ पे नोट में, उसको लिखिए कि ऑल द फैक्टर विच लीड्स टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट बिटवीन कॉइल एंड एयर विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कॉइल एंड डिक्रीज द बाईपास फैक्टर। मतलब या तो यूज ऑफ फिन करिए या नंबर ऑफ कॉइल का यूज करिए। इन दोनों तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों तरीकों से आप हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, दैट मीन्स एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड बाईपास फैक्टर को आप डिक्रीज कर सकते हैं जो कि आप चाहते हैं। इसके कारण क्या होगा, आपको डिजायर्ड इफेक्ट ज्यादा मिलेगी। डिजायर्ड इफेक्ट ज्यादा मिलने के कारण आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आपकी क्या होगी, कम होगी, और यही आप हमेशा चाहते हैं। So you have to always maintain your bypass factor as low as possible. That means all the factor which leads to increase the heat transfer rate between coil and air will increase the efficiency of the coil and decrease the bypass factor. तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स हीट ट्रांसफर के भी फॉर्मूलेज आते हैं और साथ में यहाँ पे कुछ बेसिक्स नंबर ऑफ कॉइल्स के भी फॉर्मूलेज आते हैं। एंड बाय दिस वे वी हैव टू मेंटेन आवर बाईपास फैक्टर। दैट मीन्स यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं रिजल्ट में सबसे इम्पोर्टेंट मैं कुछ लाइन को बोलना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा कि इफिशिएंसी प्लस बाईपास फैक्टर ऑफ द कॉइल इज नथिंग बट इज जस्ट इक्वल टू 1 में लिख सकता हूँ। एंड बाईपास फैक्टर फॉर द कॉइल मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं TS दैट मीन टेम्परेचर ऑफ द कॉइल माइनस T2 एंड डिवाइडेड बाय दिस TS माइनस T1 में लिख सकता हूँ। एंड अगर मैं इफिशिएंसी ऑफ द कॉइल की बात करूँ, तो आई हैव टू राइट दैट T2 माइनस T1 इज जस्ट इक्वल टू TS माइनस T1, मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये तीन फॉर्मूलेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बाय द इंस्टॉलेशन ऑफ फिन एंड बाय द इंस्टॉलेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉइल्स we have to maintain the minimum value of bypass factor as possible. एंड अगर नंबर ऑफ कॉइल एक से ज्यादा गिवन हो तो you have to consider that XC equivalent coil, and this equivalent coil is nothing but x raised to the power n. तो यहाँ पे टोटल 4 फॉर्मूलेज बाईपास फैक्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन 4 फॉर्मूलेज का यूज करके आप गेट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट योर बाईपास फैक्टर, दैट मीन्स अनकंडक्टिंग फैक्टर और बीपीएफ। और इस बीपीएफ में हमने एग्जांपल लिया था हीटिंग का। अगर कूलिंग का एग्जांपल लोगे तो जस्ट इसी का सारा सिस्टम रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स एरो को इस साइकोमेट्री पे एरो को आप जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा दो और जितनी कूलिंग नहीं हो पा रही है उसको ऊपर लिखो और जो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस है उसको नीचे लिखो, वही आपका बाईपास फैक्टर हो जाएगा। और जितनी कूलिंग हो पा रही है उसको ऊपर लिखो और जितना टेम्परेचर डिफरेंस है उसको नीचे लिखो, तो वो आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। इन दोनों को आपस में ऐड करके इक्विवेलेंट टू 1 कर दोगे तो ये टोटल आपका समेशन आ जाएगा और नंबर ऑफ कॉइल का इंक्रीज करके आप और भी ज्यादा कूलिंग इफेक्ट को जनरेट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द कूलिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट इज ओनली डिपेंड ऑन योर कॉइल टेम्परेचर। अगर कॉइल टेम्परेचर आपके एयर से ज्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगी, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। अगर कॉइल टेम्परेचर एयर से कम है तो कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगी। तो इस तरीके से हमें एनालिसिस करना पड़ता है। ये चीज पूरी समझ में आई आपको? अगर आपको कोई भी डाउट होगा सो यू हैव टू व्हाट्सएप एट दिस नंबर, दिस इज योर 9125935774। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल आंसर यू विद इन 24 आवर। मैं 24 आवर में आपको आंसर करूंगा। आपको क्या करना है, जिस सेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है उस सेक्शन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर पिक लेना है, आपको व्हाट्सएप कर देना है और अपना क्वेश्चन पूछना है। विद इन 24 आवर्स मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एंड रिगार्डिंग नोट्स, regarding any books, regarding examination strategy, regarding subject weightage, regarding plan of action, regarding preparation, regarding any personal problem, you have to ask in very frequent manner and I am happy to help you. Okay, so all the best for your preparation. Have a nice day, and in next lecture we are going to study the mixing of air stream without condensation.
नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम विदाउट कंडेंसेशन ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरीके से एयर का मिक्सिंग करें अपने सिस्टम में, और उस तरीके से हम मिक्सिंग करें कि कंडेंसेशन की प्रॉब्लम हो भी ना। मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से हमें ऊपर ही ऑपरेट करना होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से जहां हम नीचे जाते हैं तो कंडेंसेशन वाली प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम विदाउट कंडेंसेशन को पढ़ेंगे। ओके, एंड उसके बाद हम वेंटिलेशन एयर के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन वी हैव टू फर्दर मूव फॉर सम बेसिक्स प्रॉब्लम सॉल्यूशंस।